अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2022 जो कि जनवरी 17 को रिलीज़ हुई थी। ठीक है, जो कि इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया था, बेसिकली पब्लिश की थी, जिसके कुछ डॉक्यूमेंट्स का कुछ आधी डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था, पब्लिक हुआ था, और बाकी नॉन पब्लिक था। ठीक है, आज हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और उसके क्या क्या मेन फीचर्स थे और क्या क्या वो इश्यूज़ डिस्कस करती है और क्या क्या सोल्यूशंस देती है उन इश्यूज़ का। ठीक है, ओवरऑल हॉलिस्टिक पिक्चर क्या क्या देती है, वैसे आगे भी हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या मतलब एक सिंपल नोट्स की सूरत में मैंने यहाँ की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले यार, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ना इकोनॉमी के ऊपर फोकस करती है। आपका वो अलग है, हम सारी चीज़ें बातें करेंगे, जियो इकोनॉमिक्स, जियो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सेंट्रिक है, ये है वो है, लेकिन सबसे पहले वो इशू पे फोकस करती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर दो चीज़ों के मसलों को हाईलाइट करती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान में। एक है फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती है। फिस्कल मैनेजमेंट का मतलब ये है टैक्स कलेक्शन जो हम करते हैं ना, जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है वो हमारी कम होती है। ठीक है, हम फिस्कल डेफिसिट के अंदर है पाकिस्तान, सही है, ये बात आपको पता है, इकोनॉमी के अंदर मैंने शायद एक्सप्लेन की होगी। फिस्कल डेफिसिट के अंदर है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर हमारा पाकिस्तान में एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है और रेवेन्यू हमारा कम है, सही है। दिस मीन्स दैट कि हमारा जो फिस्कल मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है और हमें लोन्स लेने पड़ते हैं इन फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती है। ये बात समझ आ गई। और रेवेन्यू जनरेशन का जो सोर्स है वो टैक्स कलेक्शन है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा जो इकोनॉमी का इशू डिस्कस करती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पता नहीं मैंने अलग से एक्सप्लेन नहीं किया। इसमें ये होता है कि आपका 3 अकाउंट्स होते हैं, वो मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसी वजह से है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हमारा डॉलर जो इनवर्ड है वो कम होता है और हमारा डॉलर आउटवर्ड ज़्यादा जाता है। ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है, तो जो हमारा डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता है वो ज़्यादा जाता है क्योंकि हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट की वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट होने की वजह से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। अब ये बहुत मतलब जाहिर है, एक पूरा इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा तो पूरी वीडियो इस पर बन जाएगी, लेकिन मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के ऊपर फोकस करती है और फिस्कल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती है। और अब इसका वो सॉल्यूशंस ये देती है, इसी ये प्रॉब्लम्स है और इसके सॉल्यूशंस वो टैक्स कलेक्शन की सूरत में देती है, मैंने जैसे बताया फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को डील करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करती है। ठीक है, और IT सेक्टर को प्रमोट करने की बात करती है। ठीक है, जिसमें मोबाइल वगैरह आपकी टेक इंडस्ट्री आ जाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री आ जाती है, और रेमिटेंस को इंक्रीज करने का फोकस करते हैं। हमारा वैसे भी $30 बिलियन का रेमिटेंस आया पिछले साल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 के अंदर, तो और मजीद इन्हांस करने की ज़रूरत है हमें। फिर टूरिज्म को इन्हांस करने की फोकस करती है ये। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अच्छा, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है? ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर कुछ चैलेंजेस का वो जिक्र करती है। चैलेंजेस के अंदर सबसे पहले अनप्लान्ड अनइवन एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ की बात हुई है कि हमारी जो सिटीज़ हैं वो एक अनप्लान्ड एक्सपेंशन हो रही है और अनइवन एक्सपेंशन हो रही है अर्बन एरियाज़ की। दूसरे नंबर पे क्लाइमेट एंड वाटर सिक्योरिटी को हाईलाइट करती है, जो कि हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी का इशू है। फ्लड्स आए हैं जैसे कि 2022 के अंदर, सेवेनिटी आपकी एक्सट्रीम इम्प्लीकेशंस आ रही हैं आपकी क्लाइमेट की, सही है। रेनफॉल हो रहा है, कई इशूज़ आ रहे हैं, टेम्परेचर मतलब वाटर का हमारी जो कैपेसिटी वो बहुत कम है, हमारी वाटर स्टोरेज है, वाटर स्कैर्सिटी है। मैंने काफ़ी सारी वाटर की वीडियोस के अंदर आपको फैक्ट्स फिगर्स बताए हैं IMF के। फूड सिक्योरिटी के इशू को हाईलाइट करती है, जिसमें आपको हमें पता है कि 43% ऑफ पाकिस्तानीज आर फूड इनसिक्योर, जिसमें से 16 एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी के अंदर रहते हैं। ये आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं। और भी काफ़ी सारी फूड इनसिक्योरिटी अब तो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन हमारी 30% से ऊपर चली गई है रिसेंटली 2023 के स्टार्ट के अंदर। फिर हेल्थ सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर हाईलाइट करती है ये कि 70% ऑफ फैसिलिटीज़ बाय द प्राइवेट सेक्टर की वजह से हमें फैसिलिटीज़ हो रही है। गवर्नमेंट हेल्थ में बहुत वीक है, जिसमें वेलफेयर कार्ड आपका वो तो ज़ाहिर हम सोल्यूशन में देखेंगे। फिर एजुकेशन सिक्योरिटी के ऊपर बात करती है कि स्ट्रेटिफिकेशन हुई है एजुकेशन के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, एजुकेशन उस लेवल की नहीं चल रही, तो एजुकेशन सिक्योरिटी के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फोकस करती है। और जेंडर सिक्योरिटी की बात करती है कि जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने की जरूरत है। तो दीज आर ऑल द इशूज़ और इसके सोल्यूशंस ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर वो ये बताती है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर को रिवाइव करना है। जैसे कि मिफ्ता इस्माइल का भी रिसेंट आर्टिकल मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई थी कि 6 डेवलपमेंटल पिलर्स के अंदर उसने एग्रीकल्चर को भी रखा है कि एग्रीकल्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि हम ग्रो कर सकें, ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट पाकिस्तान आगे बढ़ सके। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स है ताकि हम वाटर को स्टोर कर सकें। मैंने वाटर स्कैर्सिटी की वीडियो में अलग से भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर आ जाता है वेल प्लान्ड आइडिया
ऑफ मतलब सिंगल नेशनल करिकुलम, क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसीज़ को होलिस्टिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की हमें ज़रूरत है, वुमेन की एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है स्पेशली रूरल एरियाज़ में। तो ये सारे सोल्यूशंस देती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अभी हम बेसिकली हम इधर उधर की बात नहीं करें, हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो बातें हाईलाइट हुई हैं हम उसका जिक्र करेंगे। उसने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जो बात की है, क्या चैलेंजेस उसने बताएं, क्या चैलेंजेस कैसे सोल्यूशन करने हैं उसका वो हमने जिक्र किया है। आप अब ये इन सारे इश्यूज़ को अगर आपने सेपरेट भी कवर किया ना तो वहाँ पर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी फिट कर सकते हैं कि उसको मतलब आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप बता सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने इसको इस तरीके से हाईलाइट किया और इस तरह उसके सोल्यूशन बताएं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में देख ली, फिर नेशनल कोहेजन की बात की है। आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नेशनल कोहेजन की बात की, उसने बताया कि नेशनल कोहेजन के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना पाकिस्तान को, एक तो आइडेंटिटी का इशू, आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कि आपकी आयशा जलाल ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान में, ख्याल में बुक का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, उनके अंदर उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हम आइडेंटिटी क्राइसिस का इशूज़ है, एथनिक इशूज़ चल रहे हैं, ठीक है, प्रोविंसेस की डिबेट चल रही है, क्या क्या इशूज़ चल रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हाईलाइट किया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने। फिर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का जिक्र किया इसने कि बांग्लादेश और बलोचिस्तान जो है वो इसके बहुत बैकवर्ड है, जीबी के एरियाज़ जो है मर्ज के पीके के नहीं हुए एरियाज़ वो भी बहुत बैकवर्ड है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जो साउथ पंजाब वाला एरिया वो, ठीक है। अनइवन डेवलपमेंट विद इन द प्रोविंसेस की इसमें बात हुई है। वर्टिकल जिसको आप इनइक्वालिटी कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी होती है, एक वर्टिकल इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, उसका जिक्र किया है। इसकी वजह से वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं ये पावर में आती जा रही है, ठीक है। साउदर्न वर्सेस सेंट्रल, पंजाब एंड सिंध का जो आपको डेवलपमेंट का फ़र्क पता चल रहा है कि पंजाब का जो रीजन है सेंट्रल हो गया, आपके लाहौर वाली साइड होगी, वो कितनी डेवलप्ड है, ठीक है, कराची डेवलप है और बाकी सिंध अर्बन एरियाज रूरल एरियाज डेवलप नहीं है। फिर गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात की है इसके अंदर कि कोई भी एक कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कोई भी पीएम 5 साल से ज़्यादा नहीं गुजारता, जुडिशियल कह सकते हैं इन्वेजन हुई हुई एक तरह से कि जुडिशरी से हर चीज़ होती है। तो ये सारे इश्यूज़ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने नेशनल कोहेजन के हेडर के अंदर कवर किए हैं और उसके सोल्यूशंस कुछ बताएं। सोल्यूशंस के अंदर सबसे पहला आता है स्ट्रेंथन द फेडरेशन, के फेडरेशन को स्ट्रेंथन किया जाए, उसके यूनिट्स को एम्पावर किया जाए, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जाए, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द एरियाज, ठीक है, जो मैंने पहले भी आइडिया डिस्कस किया कम्पिटिव जोरिस्डिक्शंस वाला, मिफ्ता इस्माइल वाला, वो बहुत मतलब सेपरेट वीडियो है ये, मैं सिर्फ यहाँ पे एक एक हेडिंग बताता जा रहा हूँ, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हैं, वो हमने सारे टॉपिक्स अलग से डिस्कस किए। फिर स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए, पार्लियामेंट्री डेडलॉक को खत्म किया है, पार्लियामेंट्स को फंक्शन किया जाए, पार्लियामेंटेरियंस को एम्पावर किया जाए, लोकल गवर्नमेंट को फंक्शन किया जाए। तो ये सारे सोल्यूशंस बताए हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। हमने डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, नेशनल कोहेजन, और इसके बाद आ जाता है आपका फिजिकल सिक्योरिटी का थ्रेट। ये भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया गया है कि फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट क्या क्या है पाकिस्तान को एक थ्रेट है इंडिया का, वो तो ऑब्वियस है, वो तो हमेशा से है और आगे भी अभी तक तो चल रहा था, चलता जा रहा है। हमने फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी इसको डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव अप्रोच में हम लेके चलते रहे हैं इंडिया के साथ, और इंडिया अब 21st सेंचुरी के अंदर आके पाकिस्तान को और ज़्यादा इग्नाइट कर रहा है इसकी तरफ, रिएक्टिव पॉलिसी को अप्रोच करने की तरफ। फिर अफगानिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेररिस्ट अटैक्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अफगानिस्तान अनस्टेबल होता जा रहा है, दोबारा से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस, ड्रग कल्चर, क्लैशनकोव कल्चर, टेररिज्म, ये सारा कुछ हमारा अफगानिस्तान से रिलेट करता है और ऑब्वियसली ये फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट है हमारा। अब इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस हुई हुई हैं सारों के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अब एक होलिस्टिक पिक्चर हमें क्लियर होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने क्या क्या बातें बताई हैं हमें अलग से, ठीक है। सब सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स का जिक्र किया है कि सेक्टेरियन टेररिस्ट, ये जो आपकी टीटीपी हो गया, ये जो आपकी और टेररिस्ट आउटफिट्स है, इसके बारे में बताता है कि ये टेररिस्ट फिजिकल थ्रेट है। फिर सब नेशनलिस्ट वायलेंट ग्रुप्स हो गए, जो कि आपका ये स्टेट की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये स्टेट ने टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर। सब नेशनलिस्ट वायलेंस ग्रुप, जो कि ये बलोच सेपरेटिस्ट हो गए आपके, और जो नेशनलिस्ट जो सेपरेटिज्म की तरफ जा रहे हैं। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं पाकिस्तान को, जब इंडिया की तरफ से सबमरीन 15 टाइम्स इंडिया ने वायलेशन किया हमारी टेरिटोरियल मैरीटाइम सिक्योरिटी के। फिर साइबर थ्रेट्स आ जाते हैं, वही जो हमने डिसइंफो लैब ने जो इंडियन क्रॉनिकल्स को एक्सपोज किया, वो वाली बात इसमें आ जाती है। साइबर वॉरफेयर आ जाती है, फिर जनरेशन वॉरफेयर आ जाती है कि पाकिस्तान को डिफेम किया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, जो इंडिया की पूरी कैंपेन चल रही है, पाकिस्तान ने डोजियर भी जमा कराए। तो ये सारे इश्यूज़ हमारे फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने हाईलाइट किए हैं और इसके सोल्यूशंस भी बताए हैं। सोल्यूशंस में सबसे पहले ये बताया कि फोकस ऑन डिफेंस बिल्डअप के ऊपर फोकस किया जाए। उसके लिए हमने नेवी के 9 वॉरशिप्स खरीदे हैं, सबमरीन्स हमने लिए हैं, एयरफोर्स में J106 जो J10C हमने खरीदे, J17 इंडिया से उससे ले रहे हैं, हम चाइना से ले रहे हैं। तो हम अपने डिफेंस को पावरफुल बनाते जा रहे हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी इशू है, यही फिजिकल थ्रेट जो इंडिया की तरफ से आ रहा है। फिर न्यूक्लियर हम कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं, मिनिमम पॉसिबल डेटरेंस से हमने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की तरफ चले गए हैं। तीसरा नंबर बॉर्डर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, फेंस लगा दी, हम 90% बाय फेंस कवर हो चुकी है, 70% ईरान के साथ कवर हो चुकी है। तो ओवरऑल हम बॉर्डर की मैनेजमेंट कर रहे हैं, बॉर्डर को
सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आ जाता है सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। हमने मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत सारे लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर रिसेंट स्ट्राइक्स भी थी अफगानिस्तान के अंदर जो हमने की थी। पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन या मेन स्ट्रीम के अंदर जो हमने पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन अडॉप्ट की हुई है, टीटीपी वो डिजास्टर्स तो हुई है, लेकिन हमने उसके लिए पॉलिसी अडॉप्ट की थी एक। और स्टेप्स फॉर साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमने FIA को स्ट्रेंथन किया है, हमने डिपार्टमेंट अलग बनाया है, रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा IT ग्रेजुएट्स की होती जा रही है। तो ये सारे फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर ही हमने ये साइबर वॉरफेयर और ये सारी चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमने ह्यूमन सिक्योरिटी देख ली, नेशनल कोहेजन देख लिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देख लिए, फिजिकल सिक्योरिटी देख ली, और इसके बाद एक मेन पॉइंट जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हाईलाइट करती है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को ये हाईलाइट करती है। ठीक है, अब किस तरह क्या क्या डिस्कस करती है फॉरेन पॉलिसी के जो थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस पहले तो वो डिस्कस करती है। फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस के अंदर जियोग्राफी प्लस नेबरहुड का जो चैलेंजेस जिसका हाईलाइट करती है वो इंडिया फैक्टर है, अफगानिस्तान फैक्टर है और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चैलेंज है वो हमारा ग्रेट पावर राइवलरी का इशू है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जो कि हम कनेंड्रम एक फेस करते आ रहे हैं कि रशिया नेटो का इशू चल रहा है। ठीक है, उसमें हमने रशिया को क्या नाम है कंडेम तो किया नहीं, हमने तो एब्सटेन किया है, तो एक ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है वो US चाइना राइवलरी का चैलेंज। ऑब्वियसली इसमें हमारी पॉलिसी तो इन्फ्लुएंस होती जा रही है, हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू चल रहा है, हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक्स, हमाई डिप्लोमेटिक जो टाइज है उन पे इम्पैक्ट आता जा रहा है, क्योंकि ये एक चैलेंज है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। हमने अलग से बहुत सारी वीडियोस की हुई है इसके ऊपर। फिर आ जाता है सऊदी अरब राइवलरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि किस तरीके से हमने मीडिएशन का रोल प्ले करना, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि बेसिक प्रिंसिपल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कि ब्रॉदरली कंडीशंस रखने हैं, रिलेशंस रखने हैं मुस्लिम के स्टेट के साथ। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा अभी रिसेंट यूक्रेन के ऊपर एपिसोड हुआ कि 22 एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान को लेटर लिखा था एक तरह का, वो इसको लोग काफ़ी सारे आर्टिकल्स में इस चीज़ की बात के ऊपर हाईलाइट हुआ था कि ये एक न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म है। खैर ये तो अलग डिबेट है, लेकिन इसके ऊपर हमारा जो डिसीजन था कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स और यूरोपियन यूनियन का जो हमारे साथ रिलेशन हैं फॉरेन पॉलिसी के वो क्या होंगे, वो चैलेंज है। फिर UN के साथ हमारे क्या रिलेशन होंगे, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल हमारे जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं इंडिया के साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस क्या बताए हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने कि पार्टनर इन पीस नॉट वॉर, कि हम किसी पार्टनर किसी वॉर में हम ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम पीस की तरफ जाएंगे। हम हमेशा से हम सऊदी ईरान के अंदर भी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान में भी US को बेस नहीं देंगे, हम भाई मीडिएशन की पॉलिसी देख रहे हैं, हम पीस की पॉलिसी रखते हैं। ठीक है, पीस विद इन पीस विदाउट की पॉलिसी के अफगानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा, हम किसी भी राइवलरी का पार्ट नहीं बनेंगे, नो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, वो सारी चीज़ें हम इसमें हाईलाइट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर। फिर पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी इन ग्रेट ग्लोबल पावर राइवलरी के ओवरऑल हमने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी रखनी है इस पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर, हमने किसी का पार्ट नहीं बनना, ब्लॉक पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करना। तीसरा नंबर पाकिस्तान वुड प्ले लीडिंग रोल इन पीस इन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एक लीडिंग रोल प्ले किया है और पाकिस्तान को करना चाहिए। ये इस पॉलिसी के अंदर ये हाईलाइट किया गया इस पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, जिसके अंदर हमारे दोहा डील के अंदर हमारा रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। US NATO विड्रॉल के अंदर पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ट्रॉयका जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर, मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर, बीजिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो OIC की जो कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन है कि पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अफगानिस्तान के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए, जो कि बात साबित करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पीस की तरफ लेके जा रही है। फिर आ जाता है प्रोजेक्टिंग सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना भी एक सोल्यूशन है कि हमने किस तरह की फ्यूचर अहेड लेके चलनी है, वो पीस को प्रमोट करना है। OIC की जो हमने बात की है, OIC की जो हमने मीटिंग्स कराई हैं, ओवरऑल कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, टेररिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट टेररिज्म के ऊपर फैक्टर की जो हमने चीज़ें पूरी की हैं, सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि पाकिस्तान अपने सॉफ्ट इमेज को, सॉफ्ट पावर को प्रमोट कर रहा है। और कश्मीर पे जो हमारा स्टांस है वो भी हमारा वैसे का वैसा है। कश्मीर की बात करती है, जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमारा एक शिफ्ट आया है, जो कि मेन हाईलाइट करती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये बात बताती है कि जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव हो गई है हमारी फॉरेन पॉलिसी। तो ये एक होलिस्टिक पिक्चर थी जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। ये एक शॉर्ट नोट्स मेरे थे जिसके अंदर मैंने ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का क्रक्स बताया। आप एक ही पेज में इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एक साथ सारे इश्यूज़ लिखे थे। ह्यूमन सिक्योरिटी यहाँ पे आ गया, नेशनल कोहेजन के चैलेंजेस उसके सॉल्यूशंस आ गए, फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात होती है, फिजिकल सिक्योरिटी की जो बात करती है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी की बात करती है। तो ये ओवरऑल आपका इस पेज के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कवर हो जाती है एक ही पेज के अंदर। अब जाहिर है मैंने सिर्फ हेडर्स लिखे हैं, इसके अंदर आप एक एक करके डिटेल्स देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।